हेलो एवरीवन, आई एम सी ए नीलेश बजाज। जैसे कि इंस्टाग्राम में मैंने अभी ही रील पोस्ट करी है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट से कैसे किसी एक टैक्स पेयर को कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है और किसी कंट्री में ज़ीरो टैक्स पेमेंट के साथ भी वो अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकता है। तो उसी को हम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। बट उसको डेप्थ में एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले मुझे समझाना पड़ेगा कि डी टी डबल ए क्या होता है। तो डी टी डबल ए का मीनिंग है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। जब कोई बंदा एक कंट्री का रेसिडेंट है और दूसरी कंट्री से उसको कोई इनकम होती है, चाहे वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, सैलरी की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, तो रेसिडेंट है किसी एक कंट्री का और उसको इनकम होती है किसी दूसरी कंट्री में, तो क्वेश्चन आता है कि उस पर टैक्स किस तरह से लगेगा। या रेसिडेंस रूल से टैक्स लगेगा या सोर्स रूल से टैक्स लगेगा। अब क्वेश्चन आता है, सर रेसिडेंस रूल का मतलब क्या है और सोर्स रूल का मतलब क्या है। तो कई सारी कंट्रीज रेसिडेंट रूल के हिसाब से अपने टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं तो वर्ल्ड में किसी भी जगह पे मुझे इनकम होती है उसका टैक्स मुझे इंडिया में भरना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रेसिडेंट रूल, यानी कि जिस कंट्री के आप रेसिडेंट हैं उस कंट्री में आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा होता है सोर्स रूल। तो अब सोर्स रूल का मतलब क्या है? तो सोर्स रूल का मतलब है कि जिस कंट्री में वो इनकम अक्रू और अराइज होती है, जिस कंट्री से आपको इनकम अराइज होती है, आपको इनकम का बेनिफिट मिलता है, उस कंट्री में आपको टैक्स लगेगा। जैसे कि मैं रेसिडेंट तो इंडिया का हूं पर मैं सिंगापुर से कुछ इनकम कमाता हूं, तो सोर्स रूल के हिसाब से मुझे सिंगापुर में टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सोर्स रूल या रेसिडेंट रूल उसके हिसाब से टैक्स लगते हैं। अब से फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है कंट्री ए में रहता है, यानी कि रेसिडेंट है कंट्री ए का, और उसको इनकम होती है कंट्री बी में। तो कंट्री बी बोलेगा कि हमारे सोर्स से इनकम हुई है तो हमें टैक्स दो, और कंट्री ए बोलेगा कि तुम हो तो रेसिडेंट हमारे, तो हमारे कंट्री में जाके और तुम्हें टैक्स पेमेंट करना है। तो अब टैक्स पेयर को क्या करना है? तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, कंट्री ए में भी टैक्स लगेगा, कंट्री बी में भी टैक्स लगेगा। तो ये दोनों कंट्री मिलके एक अग्रीमेंट करेंगी कि अगर किसी बंदे को एक कंट्री में टैक्स लग चुका है तो दूसरी कंट्री में या तो उसको टैक्स का क्रेडिट मिल जाए या उसको वो डिडक्टिबल एक्सपेंस के हिसाब से डिडक्ट करने को मिले, ताकि उस पर डबल टैक्सेशन ना लगे। उसी अग्रीमेंट को हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, और इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे डीटी डबल ए। यहां पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। तो अगर ये इंडिविजुअल कंट्री ए का रेसिडेंट है और कंट्री बी से उसको कुछ भी इनकम होती है, तो कंट्री ए और बी उन दोनों के बीच में अगर डी डी डबल ए है तो उस पे कंट्री ए में टैक्स लगेगा या तो कंट्री बी में टैक्स लगेगा। दोनों में से किसी एक ही जगह पे टैक्स लग सकता है, लगेगा दोनों जगह पे, पर दूसरी कंट्री उसको या तो टैक्स एग्जेम्पशन दे देगी या उसको डिडक्टिबल एक्सपेंस के हिसाब से वो टैक्स का डिडक्शन दे देंगी। इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अभी इंडिया 100+ कंट्रीज के साथ डीटी डबल ए कर चुकी है, यूएसए, यूके, सिंगापुर, इतनी कई सारी कंट्रीज हैं जिसके साथ ऑलरेडी इंडिया का टैक्स ट्रीटीज यानी कि डीटी डबल ए ऑलरेडी बन चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि डीटी डबल ए दो हिसाब से मिल सकता है। या तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन का मतलब है कि जो भी आपको फॉरेन इनकम हुई वो किसी एक ही कंट्री में आपको टैक्सेबल हो जाएगा और दूसरी कंट्री उस पर आपको एग्जेम्पशन दे देगी। दूसरी मेथड है डिडक्शन की मेथड। डिडक्शन की मेथड क्या होती है कि एक कंट्री में यानी कि कंट्री बी में अगर आपने टैक्स भर दिया तो कंट्री ए जो टैक्स आपने कंट्री बी में भरा है वो आपको एज ए एक्सपेंस अलाउड कर देगी कि आपका ये एक्सपेंस है, आप उसके ऊपर टैक्स मत भरिए। इसको बोलते हैं डिडक्शन मेथड। और थर्ड होती है टैक्स क्रेडिट मेथड, जो इंडिया एप्लीकेबल करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होती है कि से फॉर एग्जांपल मैं कंट्री बी से कुछ इनकम क्लेम करता हूं और उधर 20% टैक्स पेमेंट करके आया इंडिया में, उसी इनकम के ऊपर मुझे 30% टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि ऑलरेडी 20% तो तुम कंट्री बी में भर के आए हो,
अब तुम्हें 30% में से -20%, यानी कि उसकी हम टैक्स क्रेडिट दे देंगे तुम्हें। ये 20% तुमको हम टैक्स क्रेडिट दे देंगे, रिमेनिंग 10% ही तुम इंडियन गवर्नमेंट को पे करो। तो ये 3 मेथड्स होती हैं, एक एग्जेम्पशन मेथड, एक डिडक्शन मेथड और एक टैक्स क्रेडिट मेथड। अब जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है कि एक नेहा करके रेसिडेंट है इंडिया की, उसने इन्वेस्ट किया है यूएस स्टॉक में, जिसकी एनुअल डिविडेंड इनकम है 20 लाख रुपीस। इंडिया में उसका टैक्स ब्रैकेट है 30%। हम जानते हैं कि उसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा जा रही है तो वो 30% के ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 30% के ब्रैकेट में अगर वो आ जाता है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है इंडिया में। अब वो 20 लाख रुपीस जनरेट कहां से हो रहे हैं? यूएस के स्टॉक में से, यानी कि वो यूएस का सोर्स है। बट नेहा रेसिडेंट कहां की है? इंडिया की रेसिडेंट है। तो यहां पे क्या होता है, यूएस वाले बोलेंगे कि हमें 25% टैक्स दो, क्योंकि यूएस में टैक्स रेट 25% है, इंडिया में कितना है? 30%। तो वहां पे 25% ऑलरेडी लग गया नेहा को, तो अब रिमेनिंग 5% ही नेहा को इंडिया में पे करना पड़ेगा। 25% तो वो यूएस में ऑलरेडी पे करके आई। जो डिविडेंड उसको मिलेगा 20 लाख रुपीस का, उसमें से 5 लाख रुपीस ऑलरेडी उसको डिडक्ट करके मिलेंगे, यानी कि नेट बेनिफिट उसका 15 लाख का रहेगा। और उसके ऊपर उसको 5% इंडिया में टैक्स पे कर देना है। इस तरह से डीटीडब्ल्यूए वर्क करते हैं। अब हम हमारे केस में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पूरी इंस्टाग्राम रील में आपको बताया था कि एक सिंगापुर बेस्ड एनआरआई है, जो इंडिया के लिए एनआरआई थी और सिंगापुर के लिए रेसिडेंट है, उसको 1.35 करोड़ का कैपिटल गेन हो रहा है इंडिया के म्यूचुअल फंड से। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, उसका सोर्स कहां का हुआ? इंडिया का हुआ, बट वो रेसिडेंट कहां की है? सिंगापुर की है। तो सिंगापुर में ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स लग चुका था। अब इंडिया और सिंगापुर के बीच का डीटीडब्ल्यूए बना होगा। अब हम आते हैं डीटीडब्ल्यूए में कि वो सिंगापुर और इंडिया का डीटीडब्ल्यूए क्या बोलता है। तो मैं जो रिलेवेंट पार्ट है वही अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं हमारे रिलेवेंट पार्ट आर्टिकल नंबर 13 का। आर्टिकल नंबर 13 बात करता है कैपिटल गेन के बारे में। अब किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कोई रेसिडेंट है, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, यानी कि यहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कौन से होंगे? इंडिया एंड सिंगापुर। एक रेसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में शेयर्स को बेचता है, तो शेयर्स के ऊपर किस तरह से टैक्स लगेगा वो आर्टिकल नंबर 13 का क्लोज 4 बताता है। इसमें क्या लिखा है? गेन फ्रॉम alienation of shares acquired before 2017 in a company which is a resident of contracting state shall be taxable in a contracting state in which the alienator is resident। यानी कि अगर 2017 से पहले कोई भी शेयर्स आपने बेचे हैं तो उस पे टैक्स उस कंट्री में लगेगा जिस कंट्री का वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है। और अगर 2017 के बाद अगर कोई भी टैक्स आपने कोई भी शेयर्स आपने अक्वायर करे हैं तो उसमें उस स्टेट में, यानी कि उस कंट्री में टैक्स लगेगा जहां से वो शेयर्स बेचे गए हैं। यानी कि यहां पे दो ऑप्शंस रहते हैं। 2017 से पहले अगर आपने शेयर्स अक्वायर करे हैं तो जिस कंट्री के आप रेसिडेंट हैं उस कंट्री में आपको टैक्स लगेगा। और अगर आपने शेयर 2017 के बाद अक्वायर किए हैं तो जिस कंट्री के शेयर हैं, जिस कंट्री से वो शेयर बेचे गए हैं, उस कंट्री में आपको टैक्स लगेगा। ये तो बात हुई शेयर्स के बारे में। अब आते हैं क्लोज नंबर 5 में। अब देखिए क्लोज नंबर 5 क्या बोलता है। क्लोज नंबर 5 बोलता है कि गेन फ्रॉम एलियनेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रिफर्ड इन 1, 2, 3, 4A एंड 4B, यानी कि ऊपर लिखे हुए कोई भी अगर कैपिटल गेन्स होते हैं, उसके अलावा अगर कोई कैपिटल गेन है, जैसे कि हम बात करें क्लोज 1 में किसकी बात हुई है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई है। देखिए इधर लिखा हुआ है। क्लोज बी में किसकी बात हुई है, तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी।
एस्टैब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात की है। क्लोज 3 बात करता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के बारे में। क्लोज 4 बात करता है शेयर्स के बारे में। क्लोज 5 बात करता है ऐसे कैपिटल असेट्स जो 1 2 3 4 में कवर नहीं हुए, यानी कि ना ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ना ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी, ना ही वो एयरक्राफ्ट है, ना ही शिप्स हैं, ना ही वो शेयर्स हैं। उसके अलावा कोई भी कैपिटल असेट्स हैं वो क्लोज नंबर 5 में कवर होंगे। और क्लोज नंबर 5 क्या बोलता है कि ऐसे कोई भी कैपिटल असेट्स को बेचने से अगर कुछ भी गेन होता है शेल बी टैक्सेबल ओनली इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ विच द एलियनेटर इज अ रेसिडेंट, यानी कि जहां का वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है उस कंट्री में ये टैक्स लगेगा। यानी कि अब इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई बंदा है जो इंडिया एंड सिंगापुर के ट्रीटी में फॉलो होता है, वो कौन फॉलो होगा, या तो इंडिया का रेसिडेंट या सिंगापुर का रेसिडेंट। तो उसमें क्रक्स ये निकलता है कि अगर शेयर्स आप बेचते हैं जो 2017 के बाद अक्वायर किए गए हैं, तो उस कंट्री में टैक्स लगेगा जिस कंट्री के आपने शेयर बेचे हैं। जैसे कि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, मैं सिंगापुर की कोई कंपनी के शेयर लेता हूं, खरीदता हूं और उसको फिर सेल करता हूं, तो कंपनी कहां से बिलोंग करती है, सिंगापुर से। मैं रेसिडेंट कहां का हूं, इंडिया का, तो मुझे टैक्स लगेगा कहां पे, सिंगापुर से। ये शेयर्स के बारे में बात कर रहा हूं। अब अदर देन शेयर यानी कि म्यूचुअल फंड, डेट है, बॉन्ड है, इस चीज में कहां पे टैक्स लगेगा, जिस कंट्री का मैं रेसिडेंट हूं। यानी कि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं तो मुझे टैक्स लगना चाहिए इंडिया में, और अगर मैं सिंगापुर का रेसिडेंट हूं तो मुझे टैक्स लगना चाहिए सिंगापुर में। तो यही टैक्स लॉ की हमने बात की थी अपने रील में। अब इसको डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं इस पूरे चीज को ध्यान में रखते हुए। अभी आपको दिमाग में रखना है कि DTAA का मतलब क्या होता है। इंडिया सिंगापुर का आर्टिकल नंबर 13 का क्लोज 4 एंड क्लोज 5 क्या बोलता है, इतनी चीज आप दिमाग में रखिए। अब इस केस लॉ में हम आते हैं, जो है कि एक सिंगापुर की रेसिडेंट लेडी थी जो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है, जिसको इंडिया के म्यूचुअल फंड में से 1.35 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब उसने रिटर्न फाइल किया और उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाया 1.35 करोड़ का। अब जैसे ही रिटर्न फाइल हुआ, टैक्स का पेमेंट उसने कुछ किया नहीं था, एओ ने सीधा दे दिया उसको नोटिस और एओ ने बोला कि आपने तो 1.35 करोड़ का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाया है जिसमें 88 लाख रुपीस डेट फंड का है और 46 लाख रुपीस आपका इक्विटी फंड का है। तो आप यहाँ पे टैक्स तो भरिए इंडिया में, क्योंकि आपने इंडिया के म्यूचुअल फंड तो बेचे हैं। तो उस लेडी ने एओ को कहा कि हम इंडिया में लायबल नहीं है, और DTAA इस तरह से बोलता है कि अगर कोई भी शेयर्स बेचे गए हैं तो ही उस कंट्री में टैक्सेबल होगा जहां से वो शेयर हैं। अदर देन शेयर, मैं जहां की रेसिडेंट हूं उधर ही टैक्स लगना चाहिए। एओ डिसएग्री होता है। तो ये केस लो जाता है आईटेट में। इसका फ्लो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे स्क्रीन में। सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर के पास केस गया। असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि आपको टैक्स पेमेंट करना ही पड़ेगा। लेडी को बोलता है कि इधर ही टैक्स पेमेंट करो, सिंगापुर का हमें पता नहीं है। क्यों? एओ अपने मुद्दा क्या उठाया उसने कि एज यू हैव द म्यूचुअल फंड हैज डिराइव्ड द वैल्यू ऑफ असेट्स फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि म्यूचुअल फंड की जो वैल्यू डिराइव होती है वो इंडिया से डिराइव होती है, तो आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। जबकि DTAA तो कुछ और ही बात कर रहा था। तो इस तरह से वो केस एओ से ट्रांसफर होके जाता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल यानी कि DRP के पास। DRP भी एओ का ही समर्थन करते हैं और बोलते हैं कि उस लेडी को बोला कि आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर भी उस क्लाइंट ने हार नहीं मानी, वो आगे आईटेट में गए। जैसे ही वो आईटेट में गए, आईटेट वालों ने ये चुकादा दिया कि यस, DTAA ये बोलता है कि DTAA का आर्टिकल 13 सब क्लोज 5 ऐसा बोलता है कि कोई भी असेट बेचते हैं अदर देन 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा हुआ है ना जो अदर देन 1 2 3 4, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स उसको छोड़ के, या तो फिर कोई शिप्स, या तो फिर कोई एयरक्राफ्ट को छोड़ के, शेयर्स को छोड़ के,
कोई भी कैपिटल गेन होता है वो उस कंट्री में ही टैक्सेबल होगा जहां का रेसिडेंट है, यानी कि सिंगापुर की लेडी सिंगापुर की रेसिडेंट है तो वो म्यूचुअल फंड वहां पे टैक्सेबल होने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर शेयर्स को तो बोला गया है कि जिस कंट्री के शेयर है उस कंट्री में टैक्सेबल होना चाहिए, बट यहाँ पे आप समझिए शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड आर डिफरेंट। शेयर्स और म्यूचुअल फंड दोनों ही अलग अलग हैं, उनकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। क्लोज 13.4 लगता है शेयर्स के ऊपर, जबकि क्लोज 13.5 रेसिडुअरी क्लोज है, ये सिर्फ शेयर्स के ऊपर नहीं अदर देन शेयर्स के ऊपर लगता है। तो इसी तरह से आईटेट ने बोला कि ये शेयर्स कंसीडर्ड नहीं होंगे, एज इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ शेयर्स, तो वे 13.5 में फॉल होने चाहिए। और 13.5 के हिसाब से ये रेसिडेंट रूल के हिसाब से जिस कंट्री की वो लेडी रेसिडेंट है वहां पे वो टैक्सेबल होनी चाहिए। इस तरह से ये आईटेट ने बोल दिया कि इंडिया में आपको टैक्स पेमेंट, आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो रहेगी। सिंगापुर के लॉ के हिसाब से आप टैक्स भरिए सिंगापुर में, इंडिया में आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो है। तो इस तरह से ये ट्रीटी और ये DTAA है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गई, और वो कैपिटल गेन से इतना बड़ा प्रॉफिट कमा के इंडिया से और विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स वो यहाँ से प्रॉफिट कमा के गए हैं। इसी तरह से सभी DTAA के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ कंट्रीज को बेनिफिट दिया जाता है। थैंक यू सो मच। इस तरह से देखते रहिए हमारे और सब्सक्राइब करते रहे हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। कभी कभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर DTAA प्रिवेल करेगा या टैक्स लॉ प्रिवेल करेंगे, यानी कि टैक्स लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी असेट अगर वैल्यू डिराइव करता है इंडियन असेट से इंडिया में से तो उसको इंडिया में टैक्स लगना चाहिए, जबकि आपने दिखाया कि DTAA सिंगापुर और इंडिया का ऐसा बोलता है कि उस कंट्री में टैक्स लगना चाहिए जिस कंट्री में वो रेसिडेंट है। तो ये दोनों तो देखिए आप डिस्प्यूट कर रहे हैं, अब इसमें से प्रिवेल कौन करेगा? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसमें ऐसा बोला गया है कि जो भी बेनिफिशियल होगा इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए, वॉट एवर इज द बेनिफिशियल, विच एवर इज बेनिफिशियल फॉर इंडिविजुअल, वो एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर टैक्स पेयर के लिए DTAA बेनिफिशियल है तो उसको DTAA का रूल लगेगा, और अगर उसको इनकम टैक्स लॉ बेनिफिशियल रहते हैं तो उसको इनकम टैक्स लॉ के रूल्स लगेंगे। तो इसी तरह से इस लेडी को भी, भले ही हमारा इनकम टैक्स एक्ट ऐसा बोलता है कि अगर इंडियन अंडरलाइंग असेट में से कोई भी वैल्यू डिराइव हुई है तो इंडिया में टैक्स लगना चाहिए, बट DTAA ऐसा बोलता है कि अगर रेसिडेंट हैं आप किसी और कंट्री के तो उस रेसिडेंट रूल के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। तो इस लेडी के लिए क्या बेनिफिट था? अपने कंट्री में जाके टैक्स भरो, यही बेनिफिट था। तो इसीलिए ये DTAA प्रिवेल करेगा ओवर द लॉ। तो इस तरह से हर DTAA, जो भी पूरी कंट्री, जो भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ DTAA होता है, एक सिंपल रूल होता है, वॉट एवर इज द बेनिफिशियल फॉर असेसी वही प्रिवेल करेगा। इसी तरह से सभी DTAA को आप पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। अगर हमारा वीडियो ये आपको बेनिफिशियल लगा हो, नॉलेज अपग्रेडेशन लगा हो, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। इसी तरह से हम आपको वैल्यू एडिशंस देते रहेंगे। थैंक यू।